तो ना मार्वल वालों ने पिछले कुछ दिनों में ऐसा कुछ कांड किया है जिसको देखने के बाद मेरा दिमाग एक बार फिर से दौड़ने लगा और मैंने सोचा कि आखिरकार फैंटास्टिक फोर से मार्वल का जो फेज 6 शुरू हो रहा है उसके पीछे का लॉजिक है क्या। मतलब उसमें हमको क्या कुछ देखने को मिलने वाला और क्या जितना छोटा ये नजर आ रहा है उतना ही छोटा है या फिर बात कुछ That's what she said. बट मेन पॉइंट ये नहीं, मेन पॉइंट ये है कि हम लोग आखिरकार मार्वल के फेज 6 में क्या देखेंगे। तो आई वुड एडवाइज यू टू सिट बैक, रिलैक्स, को समोसे चाय वगैरह अपने खाने वाने की पूरी जुगाड़ बना लो क्योंकि भाई आया है सब कुछ बता के जाएगा। Excuse me. ऑलराइट, तो फेज 6 शुरू होता है फैंटास्टिक फोर से और इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी काफी कुछ बात कर चुके हैं। इसके टीजर, ट्रेलर, इसके मेन विलन सब कुछ देख लिया है। वी नो कि गैलेक्टस अर्थ पे आएगा, ये ऑल्टरनेट यूनिवर्स की कहानी है जिस पे सिल्वर सर्फर ने आके इनको वार्निंग दी है। ये लोग भाग दौड़ मचाएंगे अपने बेटे को बचाने के लिए या फिर उसी के थ्रू जो कुछ भी होगा। तो ये लोग मेन मार्वल के 616 यूनिवर्स में एंड अप करेंगे। ये हम लोगों ने थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देख लिया है। लेकिन एक बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि क्योंकि फैंटास्टिक फोर इस पूरे फेज की शुरुआत कर रही है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी हो सकती है जैसे फेज 3 के लिए कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर थी। एंड कंसिडरिंग कि उस पूरे फेज में हम लोगों ने इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम जैसी मूवीज को देखा तो ये काफी इंपॉर्टेंट मूवी होगी, काफी ज्यादा। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि पिछला मार्वल का जो बहुत इंटरेस्टिंग फेज था, फेज 3, उसकी स्टार्टिंग की मूवी थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। और वी ऑल नो कि वो कितनी इंपॉर्टेंट थी, जिसने इस पूरे फेज की शुरुआत करी और साथ में कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन की एक बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली राइवलरी की भी, जिसे हमने इसी फेज के आने वाली मूवीज जैसे कि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम तक कंटिन्यू होते हुए देखा। तो ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि ये वाला फेज जो कि मार्वल की मल्टीवर्सल सागा का आखिरी फेज होगा, उसके हिसाब से उसका पूरा ग्राउंड वर्क सेट करने के लिए ये कितनी इंपॉर्टेंट मूवी है। तो देखो, बाकी चीजों को तो नहीं पता, लेकिन एक बात की मैं गारंटी दे सकता हूं कि जब थंडरबोल्ट्स का पोस्ट क्रेडिट सीन इतना एफर्ट लेके बनाया गया था और वो इतना इंपॉर्टेंट साबित होता है आगे की मूवीज के लिए भी, तो फैंटास्टिक फोर में भी ऐसे ही कुछ होने वाला है। मतलब डॉक्टर डूम तो बेयर मिनिमम है जो आप एक्सपेक्ट करके चलो ही कि अगर हमको बाकी मूवी में देखने को नहीं मिला तो पोस्ट क्रेडिट में तो उसको दिखाना ही है। अब वो मास्क के साथ में होगा, बिना मास्क के साथ में कैसी कॉस्ट्यूम होगी, ये सारी चीजों का एक बेसिक आइडिया हमको इस वाले पोस्ट क्रेडिट सीन से लग जाएगा, जो कि आगे वाली मूवीज में आने वाले डॉक्टर डूम को एज ए विलन सेटअप भी कर सकता है। एंड आई नो कि फैंटास्टिक फोर से पहले आयरन हार्ट नाम की एक पूरी सीरीज आ रही है, लेकिन उस पर मैं उतना ही ध्यान दूंगा जितना तुम्हारी क्रश तुम्हारे ऊपर। आगे बढ़ते हैं। तो फैंटास्टिक फोर के बाद जो मार्वल का अगला प्रोजेक्ट होगा वो हमको मार्च के आसपास देखने को मिल सकता है। मैं बात कर रहा हूँ डेयरडेविल सीजन 2 की, और इसमें हम लोग वही जो सीजन 1 में कहानी देखने को मिली थी उसी को कंटिन्यू होते हुए देखेंगे। मतलब वो फिस्क फोर्स अपनी पूरी लेके आएगा, विजिलेंटीज के साथ में मिलकर डेयरडेविल उसका सामना करेगा। फिलहाल के लिए इसकी कुछ बिहाइंड द सीन्स इमेजेस हमको देखने को मिली थी जिसमें डेयरडेविल कुछ अच्छे सूट में है, उसके साथ में जेसिका जोन्स भी है जिनको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था। एंड फिलहाल वो लोग शूट भी कर रहे हैं इसके लिए। तो इस पे ज्यादा टाइम ना खपाते हुए हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट की तरफ, विच इज गोइंग टू बी स्पाइडरमैन 4 ब्रांड न्यू डे। अब देखो, ये मूवी कुछ समय पहले तक डूम्सडे के बाद आने वाली थी और इस वजह से एक बहुत क्लियर कट चीज समझ में आ रही थी कि डूम्सडे में जो कुछ भी होगा वो मोस्ट लाइकली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के इवेंट्स को इन्फ्लुएंस करेगा। भले ही हमको पूरी मूवी में ये चीज देखने को ना मिले, लेकिन इसका एक हाफ या एक पार्ट ऐसा होता जहां पर डॉक्टर डूम, डूम्सडे या उसके किए हुए जो पूरे कांड है उनका इफेक्ट देखने को मिलता। बट नाउ आई एम काइंड ऑफ श्योर कि मूवी शायद डूम्सडे के इवेंट्स या डूम्सडे के बारे में बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करने वाली है। एंड पहले जो पूरा गेम प्लान था ना, उससे इट काइंड ऑफ मेड सेंस कि सोनी और मार्वल के बीच में थोड़ी बहुत साठगांठ हो गई थी और ये मूवी जो थी वो डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच में एक ब्रिज या फिर गैप फिलिंग मूवी की तरह करती, जिसका थोड़ा पार्ट ग्राउंडेड होता जैसे मार्वल चाहते हैं और बाकी बचा हुआ पार्ट जो है वो पूरा मल्टीवर्स में सेट होता है जहां पे दूसरे स्पाइडरमैन भी देखने को मिलते हैं जो सोनी चाहता है स्पाइडरमैन नो वे होम की तरह, तो दोनों के बराबर के बीच की। लेकिन अब हो गया कांड पूरी तरह से उलझुलुल क्योंकि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे पहले ही आ जाएगी और उसके बाद डूम्सडे के इवेंट होंगे। और ना जो थोड़ी बहुत बातें पता चली है, अच्छा हाँ, ये भी आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं पोटेंशियल रूमर्स या फिर जो चीजें लीक्स वगैरह के फॉर्म में निकल के आई उनको डिस्कस करूंगा। ऑल्दो बहुत ज्यादा मेजर कुछ नहीं जो आपके लिए मूवी का एक्सपीरियंस खराब कर दे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत स्पेक्युलेट करने में हेल्प हो जाएगी। तो जो थोड़ी बहुत रूमर्स निकल के आई हैं, मतलब एक इवेंट हुआ था जिसमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया, तो उसमें 3 पोटेंशियल विलन्स पता चले हैं। सबसे पहले आता है टूमस्टोन, फिर उसके बाद आता है बूमरैंग और तीसरा आता है स्कॉर्पियन। अब जो लोग भी स्पाइडरमैन की हिस्ट्री या कॉमिक बुक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, दे माइट नो कि स्कॉर्पियन क्या चीज है और वो कितना बड़ा विलन है स्पाइडरमैन का।
जिसको हम लोगों ने अभी तक लाइव एक्शन में कभी नहीं देखा। तो ये इस तरह से काफी बड़ी मूवी हो जाती है। और क्योंकि बात चली है तो कॉमिक बुक्स का ज्ञान भी फेंक ही देता हूं आपके ऊपर कि आखिरकार ये लोग हैं कौन, क्योंकि ऑनेस्टली वी हैवंट टॉक्ड अबाउट दिस। तो देखो, कॉमिक बुक्स में स्कॉर्पियन का असली नाम होता है मैक गार्गन, जिसको जे जोना जेमसन हायर करता है स्पाइडरमैन के ऊपर निगरानी रखने के लिए या फिर पीटर पार्कर के ऊपर निगरानी रखने के लिए, ये बोल करके भाई देख मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार ये बंदा स्पाइडरमैन की फोटोज खींचता कैसे है। और जब मैक उसका पीछा करता है और पीटर पार्कर को स्पाइडरमैन बनना होता है, तब उसका स्पाइडर सेंस उसको अलर्ट कर देता है, तो वो बहुत ही आसानी से उसको एस्केप कर जाता है और कहीं और जाके स्पाइडरमैन बन लेता है। तो मैक को ये बात कभी पता ही नहीं चलती एंड ही इज अ कंप्लीट फेलियर। तो जे जोना जेमसन उसको कहता है ये पकड़ $10,000 और मैं करवा रहा हूं एक एक्सपेरिमेंट जिसमें पार्टिसिपेट कर ले। तो मैक गार्गन उस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करता है जिसमें उसको स्कॉर्पियन के डीएनए के साथ इन्फ्यूज करवा के स्कॉर्पियन लाइक पावर्स दे दी जाती है। और उस पूरी चीज को कंटेन करने के लिए इस बंदे को एक सूट पहन के रखना पड़ता है, जो हम स्कॉर्पियन का ट्रेडमार्क को ग्रीन कलर का पूंछ वाला सूट देखते आ रहे हैं। एंड फन फैक्ट ये है कि स्पाइडरमैन होमकमिंग के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग मैक गार्गन को ऑलरेडी देख चुके हैं जब वल्चर जेल में जाता है। मतलब वो एड्रियन टूम्स जब जेल में जाता है तो उसकी मुलाकात जिस बंदे से होती है, ही इज एक्चुअली मैक गार्गन, और ऐसा बोला जा रहा है कि ही इज सेट टू रिटर्न फॉर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस बंदे मतलब मैक गार्गन का कॉमिक बुक्स में वेनम के साथ भी काफी इंपॉर्टेंट और क्लोज हिस्ट्री अटैच्ड है, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बात कर लेते हैं बूमरैंग की। इसका नाम होता है फ्रेडरिक मेयर्स और ये बहुत ही अच्छा बेसबॉल खेलता है। मतलब बेसबॉल में जो पिचिंग वगैरह होती है तो ये बहुत ही अच्छा पिचर होता है, लेकिन क्योंकि रिश्वतखोरी कर लेता है तो इसको वहां से निकाल देते हैं। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट किलर बन जाता है और ऐसे करके इसका ट्रांजिशन होता है एक सुपर विलन में, जो कि बूमरैंग्स फेंक के मारता है। हालांकि इसको क्रिएट करने वाले स्पाइडरमैन से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन इट डज मेक सेंस क्योंकि एक ग्राउंडेड कैरेक्टर एक विलन है तो उसको लेके आ सकते हैं। और फिर आता है टूमस्टोन। तो जिन लोगों ने स्पाइडरमैन फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का एनिमेटेड शो देखा था तो उसमें टूमस्टोन की अपीयरेंस थी। मतलब जो लिंकन नाम का कैरेक्टर था वो किस तरह से टूमस्टोन बनता है वो दिखाया, लेकिन जैसा उसमें दिखाया गया वैसा कॉमिक बुक्स में नहीं है। कॉमिक बुक्स में कैरेक्टर एक बुली होता है और इसको बचपन से एल्बिनिज्म नाम की कंडीशन होती है, जिस वजह से इसकी बॉडी में मेलेनिन नाम का पिगमेंट जो है वो कम रहता है, जो कि इसको काफी ज्यादा पेल सा दिखाता है। और लोग इससे डिस्टेंस मेंटेन करके चलते, इसकी वोकल कॉर्ड्स के साथ भी कुछ प्रॉब्लम होती है जिस कारण से ये अच्छे से बोल नहीं पाता। तो ये वैसे ही लोगों को एक दरिंदा सा लगता है जो इससे डिस्टेंस बना के रखते हैं, और आगे जाकर इसके ऊपर एक केमिकल का इफेक्ट होता है जो इसकी स्किन को काफी ज्यादा खतरनाक बना देता है। सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, स्ट्रेंथ, पावर, वो स्टैंडर्ड सुपर हीरो विलन स्टफ। तो ये 3 हो गए विलन। इसके अलावा सेडी सिंह की कैरेक्टर को भी कास्ट कर लिया गया है। कुछ रूमर्स निकल के आई थी जो बता रही थी कि ये बन सकती है मेडे पार्कर, हालांकि फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है। हालांकि अगर ये मेडे पार्कर बनती है तो ये मान के चल लेना कि इस मूवी में मल्टीवर्स हैज बीन ऑलरेडी कंफर्म्ड, क्योंकि मेडे पार्कर पीटर और मैरी जेन की बेटी होती है, जो काफी आगे जाकर जब पीटर थोड़ा सा बुढ़िया जाता है तब स्पाइडर वुमन का रोल प्ले करती है, मतलब स्पाइडर वुमन बनती है। तो जब एमजे को पीटर याद ही नहीं है तो फिर उनकी शादी कब हो गई और बच्चा तो होना बहुत दूर की बात है। तो ये हो सकता है कि टोबी मैगवायर का जो स्पाइडरमैन था उसकी बेटी हो सकती है, which can only be possible if there's multiverse shit going on। फिर ये भी बोला जा रहा है कि सारा स्नूक जो है उनको कास्ट कर लिया गया है एक फीमेल विलन का रोल प्ले करने के लिए। अब ये रोल कौन सा होगा किसी को नहीं पता। कुछ समय पहले तक ये थी, फिर कोई दूसरी एक्ट्रेस के बारे में रूमर निकल के आने लगी, तो इस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जो रूमर्स और जो चीजें पता चलती जा रही है ब्रांड न्यू डे को लेकर, वो मैं आपको बता दे रहा हूं, जिसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर ये भी आई है कुछ ही दिनों पहले कि इस मूवी में हल्क एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। आई नो इट साउंड्स वेरी वियर्ड, लेकिन ऐसा है। और अगर आप कॉमिक बुक्स की बात करते हो तो कॉमिक बुक में हल्क और स्पाइडरमैन के बीच में कोई बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री नहीं है। दोनों के पास क्रॉस होते हैं, लेकिन जनरली यू कैन इमेजिन व्हाट हैपेंस। हल्क इतना पावरफुल है, स्पाइडरमैन इतना फ्रेजाइल सा है, तो वो जनरली मिलके टीम अप कर लेते हैं या फिर स्पाइडरमैन हल्क को रोकने की कोशिश करता है जब वो मॉन्स्टर्स रैम्पेज पे होता है। लेकिन हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट होता है कॉमिक बुक्स में, जब क्या होता है कि पीटर पार्कर, क्योंकि पूरी दुनिया को बता देता है सिविल वॉर के टाइम पे कि वही है, मतलब गंगाधरी शक्तिमान है, और उसके पूरे जितने लव्ड वंस होते हैं उनकी लाइफ खतरे में पड़ जाती है। आंट में को शूट कर दिया जाता है और वो मरने वाली होती है। तो फिर पीटर मेफिस्टो के साथ एक डील करता है। कॉमिक बुक्स में है भाई, इधर नहीं आया तो मैं क्या करूं, अभी रुक जाओ ना आयरन हार्ट तक। तो पीटर मेफिस्टो के साथ एक डील करता है। मेफिस्टो उसको कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा दुनिया जमाने में जितना भी लोगों को पता है सब कुछ भुलवा दूंगा, किसी को याद भी नहीं रहेगा कि तुम ही स्पाइडरमैन बनते हो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मैरी जेन के साथ में जो पूरी शादी वादी तुमने करी है, जो रिलेशनशिप है, वो मुझे देनी होगी। मतलब यू विल नॉट बी मैरिड, तुम दोनों एक दूसरे को ही भुला दोगे। जैसा हम लोग कुछ स्पाइडरमैन नो वे होम में देखते आए थे, तो वैसा ही ये मेफिस्टो के साथ डील कर लेता है। अब पूरी दुनिया भूल चुकी है कि स्पाइडरमैन पीटर पार्कर एक है, लेकिन जब वो हल्क से मिलता है तो हल्क उसे पीटर कह के बुलाता है, स्पाइडरमैन के मास्क और कॉस्ट्यूम। तो पीटर इस काइंड ऑफ सरप्राइज, वो कहता है कि पूरी दुनिया को याद नहीं है, तुम्हें कैसे याद है? तो हल्क कहता है कि ब्रूस और हल्क 2 अलग अलग एंटिटीज हैं, जो हम लोगों ने एमसीयू में भी देखा है।
तो ब्रूस बैनर ये बात भूल चुका है, लेकिन हल्क को बहुत अच्छे से याद है कि क्या कुछ हुआ है। सो आई काइंड ऑफ थिंक कि ये वाला मोमेंट हम लोग देख सकते हैं अगर हल्क ब्रांड न्यू डे में अपीयर होता है तो, एंड उसका स्पाइडरमैन को याद रखना कुड ऑल्सो भी पोटेंशियली सिग्निफिकेंट, बिकॉज कंसिडरिंग द फैक्ट कि डूम्सडे और उसके बाद आने वाली सीक्रेट वॉर्स में पूरी दुनिया एक दूसरे को भूलने वाली है, तो हो सकता है कि हल्क कुड बी वन पर्सन जिसको लोगों के बारे में याद हो, पुरानी दुनिया के बारे में याद हो। आई डोंट नो, मैं थोड़ा स्पेकुलेट ही कर रहा हूं। लेकिन फिर एक छोटा सा प्लॉट होल यहां पर यह भी आ जाता है कि पीटर पार्कर और हल्क अभी तक एमसीयू में एक दूसरे से नहीं मिले, मतलब मिले भी होंगे तो उनकी उस तरह से मुलाकात नहीं हुई कि वो पर्सनल लेवल पे एक दूसरे को जानते हो, बट स्टिल मतलब दिस कैन हैपन। ये कॉमिक बुक्स में हुआ है तो यहां पर एक अच्छा कॉल बैक देने के लिए मार्वल कर सकता है। प्लस यहां पर मार्वल एक बहुत इंटरेस्टिंग काम और भी कर सकता है हल्क के साथ, और वो ये है कि देखो हल्क को लेकर जो यूनिवर्सल और मार्वल के बीच में डील हुई है उसके अकॉर्डिंग मार्वल हल्क को उसकी सोलो मूवी में इस्तेमाल नहीं कर सकता, मतलब हल्क को हमेशा उनको टीम अप करके देना पड़ेगा। तो ऐसे में ये लोग हल्क को यूज भी कर लेते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि रूसोस जो कि डूम्सडे को डायरेक्ट कर रहे हैं, दे माइट वांट अ सिग्निफिकेंट हल्क। उनकी पिक्चर में उनको एक ऐसा हल्क चाहिए जो अभी तक एमसीयू में एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब वो प्रोफेसर हल्क वाला हल्क उनको नहीं चाहिए होगा। तो उस हल्क के कैरेक्टर आर्क का या उसका जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम इस मूवी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में देख पाएंगे। हो सकता है कि इसके एंड तक ये वापस से सैवेज हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो यहाँ पर एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन, कैरेक्टर आर्क, जस्टिफिकेशन सब कुछ देखने को मिले जो फिलहाल डूम्सडे नहीं कर सकती, जस्ट बिकॉज उसको इतने सारे कैरेक्टर्स के बारे में बताना है, उनको प्रॉपर स्क्रीन टाइम्स देने हैं। तो ऐसे में जब हमने आखिरी बार प्रोफेसर हल्क को देखा था तो अब वो सैवेज कैसे बना, ये सारी कहानी हम ब्रांड न्यू डे में देख सकते हैं। तो लोग सवाल उठाना भी बंद कर देंगे कि भाई ये क्या, कैसे क्या, ब्रांड न्यू डे देख लो। प्लस दिस कैन ऑल्सो लाइन अप वेरी वेल विद पीटर पार्कर्स ओन स्ट्रगल, जो कि अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी और पीटर पार्कर बनने के बीच में अपने आप को बैलेंस कर रहा है। तो हल्क शायद उसको वो लेसन सिखा सकता है या पीटर हल्क को वो लेसन सिखा सकता है। मतलब दिस इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग बैलेंस, जो पीटर नहीं कर पा रहा है और हल्क भी नहीं। एंड ना ये चीज बहुत अच्छे से अलाइन करती है सोनी वालों के प्लान्स के साथ में, क्योंकि उनको हर स्पाइडरमैन मूवी में एक ए लिस्टर मार्वल सुपर हीरो चाहिए। होमकमिंग में हमारे आयरन मैन थे, फिर फार फ्रॉम होम में निक फ्यूरी और हैप्पी को लेके आना पड़ गया जैसे जेक जिलेनहॉल का मिस्टीरियो कम पड़ रहा था तो, और थर्ड पार्ट में तो क्वाइट लिटरली डॉक्टर स्ट्रेंज और दो दूसरे स्पाइडरमैन थे। क्या दो दूसरे स्पाइडरमैन उन्हीं के पास आते हैं, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज तो मार्वल नहीं दिया ना। तो ऐसे में ब्रांड न्यू डे में हल्क जो कि एक ए टियर मार्वल कैरेक्टर है, उसका आना डज मेक सेंस। और बाकी पूरी मूवी ग्राउंडेड चलती रहे। हो सकता है कि इसके एंड में हमको कोई इंकर्जन या डॉक्टर डूम का क्रिएटेड मल्टीवर्सल इवेंट का इफेक्ट देखने को मिले, जो कि अच्छी तरह से डूम्सडे को सेटअप करेगा। और ऑफ कोर्स ये चीज वो लोग यूज करेंगे। दे हैव लाइक 3 मूवीज नाउ, थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट में हो गया, फैंटास्टिक 4 के पोस्ट क्रेडिट में, और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट में भी डूम का इस्तेमाल किया जाएगा टू सेट हिम फर्दर अगेन। हो सकता है कि डूम ना दिखाएं, हो सकता है इंकर्जन्स हो, कुछ ना कुछ मल्टीवर्सल लेवल गेम देखने को मिलेगा। एंड फिर इसके बाद आती है एवेंजर्स डूम्सडे। इसके बारे में हर कोई जानता है, मई में आने वाली थी, अब इसको सीधे दिसंबर में उठा करके पटक दिया। तो 18 दिसंबर को एवेंजर्स डूम्सडे, जो उनका पूरा बड़ा इवेंट है जिसमें आरडीजे का डूम प्रॉपर फुल फ्लेजेड अपीयरेंस में देखने को मिलेगा, ये आएगा। इसका टीजर कुछ एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं सैन डिएगो कॉमिक कॉन में, जो कि इस साल होना चाहिए था, लेकिन फिर मार्वल वालों ने अपने प्लान्स को थोड़ा सा स्विच अप कर दिया, क्योंकि इस साल जो सैन डिएगो कॉमिक कॉन होगा जुलाई के एंड में, उसमें मार्वल नहीं आ रहा। मतलब वो हॉल एच जो उनकी पैनल होती है वो नहीं होने वाली। हो सकता है छोटी मोटी अपीयरेंस हो, बट उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगले साल का जो सैन डिएगो कॉमिक कॉन है उसमें मोस्ट लाइकली ये लोग अपने ट्रेलर, टीजर, जो कुछ भी है उसको दिखाएंगे और काफी बड़ी कैपेसिटी में अपीयर होंगे। हो सकता है कि डूम्सडे के बाद के जो प्लान्स हैं उनको भी यहीं पर रिवील किया जाए, उन पे भी बात करेंगे। लेकिन एवेंजर्स डूम्सडे, फिलहाल बात करते हैं कि इस मूवी के साथ हो क्या रहा है। तो जैसा मैंने पहले कहा, एक थोड़ी सी माइनर पोटेंशियल स्पॉइलरी वार्निंग दे रहा हूं। कुछ भी प्लॉट को लेकर स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इतना बता दूंगा कि आप भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा सको। तो डूम्सडे आने तक हमारे पास 3 पोस्ट क्रेडिट सीन हो चुके हैं। एक थंडरबोल्ट्स का, जिसमें डूम को तो नहीं लेकिन हाँ फैंटास्टिक 4 और जो आने वाला है उसको सेटअप कर दिया। दूसरा फैंटास्टिक 4 का, इसमें 110% ये लोग डॉक्टर डूम को लेके आ रहे हैं। और तीसरा स्पाइडरमैन का, इसमें अगर डॉक्टर डूम को नहीं लेके आ पाते हैं तो एटलीस्ट इनकर्जन्स या कुछ ना कुछ दिखाएंगे। अब यहां पर जो भी मार्वल वाले कर रहे हैं, सबसे पहले तो उन्होंने पूरा कुर्सी कांड किया जिसमें कास्ट वगैरह सब कुछ अनाउंस करी, एंड इट काइंड ऑफ डिड मेक सेंस, क्योंकि उसके बाद हमको कुछ एक्समैन वगैरह के लीक्स देखने को मिले। नथिंग मेजर, बस सर इयन मैककेलन और जेम्स मार्स्टन जो साइक्लॉप्स प्ले करते हैं, ये अपने पुरानी ट्रिलॉजी वाली कॉस्ट्यूम्स में एक दूसरे से बात करते हुए नजर आए, और उसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता चला। लेकिन हाँ, फिर जैसे एलन कमिंग जो कि नाइट क्रॉलर बनते हैं, तो उनका स्टेटमेंट आया जिससे हमको ये पता चला कि एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन या फैंटास्टिक 4 की आपस में बैटल होने वाली है, जिसको करंटली शूट भी किया जा रहा है यूके में।
और फिर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई और वो ये कि एवेंजर्स पहुंच गए बहरीन, जो ये मिडिल ईस्ट की कंट्री है। यहाँ पर ये लोग फिल्म कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच ये है कि यहाँ पर जो लोग फिल्म कर रहे हैं, मतलब ये एवेंजर्स की वो पूरी कास्ट नहीं है जो हमको वो कुर्सी कांड में बताई गई थी। दिस इज जस्ट 5-6 पीपल जो कि यहाँ पर आए हैं जो रूसो के साथ में शूट करने के लिए। अब ये कौन कौन है वो भी बता देता हूँ। पहला सैम विल्सन, दूसरा टॉरेस भाई हमारे, तीसरे सिमुलू जो शैंग-ची का रोल प्ले करते हैं, और उसके बाद पूरी वकांडा वाली टीम, मंबाकू, शूरी, नेमोर तक है, उसकी बहन नमोरा भी है, और भी कुछ कुछ छोटे मोटे लोग हैं। लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि ये लोग पूरी कास्ट के साथ यहाँ पर नहीं आए। और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर ने कुछ दिनों पहले एक इमेज अपलोड करी थी ऑफिशियली, जिसमें हम लोग पूरा रेगिस्तान देख सकते हैं और क्लोजली ऑब्जर्व करने पे यहाँ पर अम्बाकू की स्टिक भी नजर आ जाती है। तो ये बताता है कि जो कुछ भी ये लोग फिल्म कर रहे हैं यहाँ पर अम्बाकू होगा, और क्वाइट पॉसिबली वकांडा के जो भी बाकी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे। तो इससे ये स्पेकुलेट करने लगे कि भाई रेगिस्तान दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि वॉइड हो सकता है, जिसका मतलब ये है कि सैम विल्सन और ये जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे प्रून होके वॉइड में पहुंच चुके हैं। या फिर मोस्ट लाइकली ये बैटल वर्ल्ड की सीक्वेंस हो सकती है, जो कि ऐसा स्पेक्यूलेटेड है कि डॉक्टर डूम शायद वॉइड को ही बैटल वर्ल्ड बनाएगा और ये सारे कैरेक्टर शायद डूम्सडे के एंड में वहां पहुंचने वाले हैं। मतलब ये बैटल वर्ल्ड का सीन हो सकता है। तो क्वाइट गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं और मेरे एडिटर प्रथम ने मिलकर एक थोड़ी सी थ्योरी कुकअप करी, जिसके हिसाब से हो सकता है कि ये वॉइड ना हो के एक्चुअली में वकांडा हो। आई नो व्हाट यू गाइज आर थिंकिंग कि वकांडा में रेगिस्तान कहां से आ गया। तो देखो, वकांडा जो हमको बताया गया है वो अफ्रीका में एग्जिस्ट करता है, और अगर इसकी लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये सुडान के साउथ में और ईस्टर्न अफ्रीका में कहीं पर होगा, जो कि इसमें रेगिस्तान के होने की पॉसिबिलिटीज को बिल्कुल भी कम नहीं करता। मतलब वकांडा इज अ नेशन जिसके बहुत सारे मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। आई मीन कम ऑन, क्या तुमने वकांडा फॉरएवर में सोचा था कि यहाँ इतना पानी होगा कि नेमोर खुद ही आ जाएगा अपनी पूरी सेना लेके? नहीं ना। तो फिर डेजर्ट होने की पॉसिबिलिटी भी काफी हाई है। एंड देन इट विल मेक सेंस कि अम्बाकू यहाँ पर क्यों है। हो सकता है कि जो यंग तचाला हम लोगों ने देखा था, अम्बाकू, शूरी और बाकी ओकोए वगैरह मिल करके उसको ट्रेन करने का काम कर रहे हैं, और शायद ये एवेंजर्स डूम्सडे में वकांडन्स के इंट्रो वाले शॉट्स हो। मतलब हो सकता है कि सैम विल्सन शैंग-ची और अपने बाकी साथियों को लेकर के वकांडा पहुंचे कि मेरे को तुम्हारी मदद चाहिए, या फिर तुम मेरे एवेंजर्स बन जाओ, तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ, और तब हमें यंग तचाला का शॉट देखने को मिले जो कि ब्लैक पैंथर बनने के लिए तैयार हो रहा है। तो ऐसे में वो लोग हमारे दिमाग में वो यंग तचाला वाली इमेज को भी फिट कर देंगे, और साथ ही साथ वकांडा, नेमोर और वो जो पुराने कैरेक्टर्स हम लोगों ने देखे हुए हैं वो कैसे डूम्सडे में सैम विल्सन के साथ मिलकर काम करते हैं। दिस विल ऑल्सो मेक सेंस। नाउ ये तो हो गई सैम के नए एवेंजर्स और वकांडन्स और नेमोर वगैरह इन सब की बात, लेकिन एक बहुत ही की फैक्टर को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, और वो ये है कि इस पूरी टीम में एक बंदा मिसिंग था, विच इज द अदर डायरेक्टर। मतलब जो रूसो के भाई एंथनी रूसो इस पूरी टीम में यहाँ बहरीन नहीं पहुंचे, वो यूके में ही एक्समैन और एवेंजर्स को सुमड़ी में फिल्म करते जा रहे। तो इन्होंने बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी अप्लाई करी। इन्होंने लोगों के स्पेक्यूलेशंस को बढ़ाने के लिए कि देखो वॉइड वगैरह दिखा रहे हैं ये करके, एक रेगिस्तान की इमेज खींच करके सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी, एंड पीपल वेंट क्रेजी भाई। वहीं दूसरी तरफ जो एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन वाला पूरा सुमड़ी में यूके में बैटल वगैरह चल रही है, फैंटास्टिक फोर, आरडीजे, एक्समैन सबके सब वहीं पर है, उसके बारे में उसके ऊपर किसी का ध्यान जा ही नहीं रहा। तो ये मार्वल ने एकदम बिग ब्रेन थिंकिंग करके हम सबको गुमराह किया बहुत बढ़िया तरीके से, और अपना पूरा शूट वूट कर रहे हैं वो लोग वहां पर। एंड ये कहीं ना कहीं बेनिफिट है दो डायरेक्टर होने का, दो भाई दोनों तबाही। और हाँ, इन केस यू गाइस आर वंडरिंग, तो कॉमिक बुक्स में वकांडा का एक पार्ट होता है बहुत छोटा सा जो रेगिस्तान में होता है। एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा, मेन यूनिवर्स में वकांडा में बहुत छोटे से पार्ट में रेगिस्तान है। तो मतलब ऐसे आउट ऑफ द ब्लू नहीं होगा ये। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कुछ बातें सुनने को मिल रही है, जैसे कि ग्रेट विंडसर पार्क करके एक जो जगह है यूके में, उसको फिलहाल के लिए बुक करने की कोशिश कर रहा है मार्वल वाले, या बुक कर लिया है, जहां पर एक बड़ा सा सेट खड़ा किया जाएगा, और यहाँ पर कुछ दिनों फिल्मिंग चलेगी। जून के कुछ 2-4 दिन हैं, और उसके बाद जून के एंड में भी कुछ दिनों की फिल्मिंग है। तो काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि इस जगह को एक्सेवियर मैंशन के फॉर्म में हमको दिखाया जाए, जो कि कुछ समय पहले वो जो बिहाइंड द सीन्स इमेजेस निकल के आई थी उसमें भी देखने को मिल रहा था। तो हो सकता है ऐसा कि ये जो पूरी डूम एक्समैन वाली बैटल हो, इसका भी कुछ कुछ यहाँ पर फिल्म किया जाएगा। और कुछ दिनों पहले एक बंदा तो क्वाइट लिटरली सेट में ही घुस गया था डूम्सडे के, और कुछ कुछ चीजें उसने फिल्म कर डाली। नाउ आई ऑनेस्टली डोंट थिंक कि ये कुछ भी रियल था। आई थिंक ये मूवी के हाइप को क्रिएट करने के लिए जस्ट दिस वॉज डन ऑन पर्पस। ये सारी चीजें मतलब वो मूवी की हाइप बनाने के लिए थी, और इसमें जो भी हमको दिखाया गया है बहुत हाई चांसेस है कि शायद मूवी में देखने को भी ना मिले। एंड इसके बाद मार्वल की कोई भी अगली मूवी लाइंड अप नहीं है। इनफैक्ट जो उनकी नवंबर वाली रिलीज डेट थी उसको भी उन लोगों ने खींच लिया। मतलब नवंबर 2027 में मार्वल की जो पहले मूवी उन लोगों ने सोचा था डिज्नी की मूवी लाइंड अप थी, उसको उन लोगों ने हटा दिया। तो नो मूवी इज गोइंग टू बी रिलीज्ड इन नवंबर 2027, ये बात उन लोगों ने क्लियर कर दी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच में कोई भी मूवी नहीं आएगी।
हो सकता है कि इसको अगले साल कॉमिक कॉन में अनाउंस किया जाए। जो 2 मूवीज मुझे लगती हैं कि आ सकती हैं, और ये मैं प्योरली स्पेकुलेट कर रहा हूं, ठीक है, ये जो कुछ भी इंटरनेट पे घूम रहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, और ये सारी चीजें प्योर स्पेकुलेशन, प्योर रूमर्स है। इसका मतलब ये मत मान लेना कि भाई तूने तो बोला था डॉक्टर स्ट्रेंज 3 आएगी, लेकिन आई ही नहीं। ये सिर्फ इंटरनेट और मेरा थोड़ा बहुत स्पेकुलेशन है, तो बस इसको सुन के बस एंजॉय करो, समोसा खाओ ना यार, तुम लोग जो खा रहे हो मजे करो। तो देखो, सबसे पहली मूवी जो एक्सपेक्टेड है वो हो सकती है डॉक्टर स्ट्रेंज 3, जिसका नाम इंटरनेट पे मतलब 2 नाम घूम रहे हैं। सबसे पहले टाइम रन्स आउट, और दूसरी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द इनकर्जन्स ऑफ इंसैनिटी। ये इसको परफेक्टली लाइन अप कर देता है इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के साथ में कि उसी का सीक्वल है, और इनकर्जन्स भी आ रहे हैं, इंसैनिटी भी आ रही है, और डॉक्टर स्ट्रेंज पूरी तरह से पगलाएंगे, ये बात तय है। लेकिन अगर दूसरा टाइटल होता है टाइम रन्स आउट, तो इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं कि आखिरकार टाइम रन्स आउट क्या है। ये मार्वल कॉमिक बुक्स में सीक्रेट वॉर्स आने से पहले जो उसका प्रीलूड था, मतलब जो भी कहानी बताई गई है सीक्रेट वॉर्स के पहले, इनकर्जन्स हो रहे हैं, सुपर हीरोज उनसे कैसे फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें सब कुछ है। एंड इट डज मेक परफेक्ट सेंस कि ये मूवी जो डॉक्टर स्ट्रेंज की है वो सीक्रेट वॉर से पहले आए विद द नेम टाइम रन्स आउट। खैर, तो इसको लेकर इतना पता है, देखो जब डॉक्टर स्ट्रेंज 1 आई थी तो वो 2016 में आई थी, ठीक है, उसके बाद आई डॉक्टर स्ट्रेंज 2 2022 में, और मार्वल वालों ने क्लियरली बोला कि जितना गैप पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच में था उतना पार्ट 2 और पार्ट 3 के बीच में नहीं होने वाला, जो इसको एक काइंड ऑफ परफेक्ट टाइमलाइन दे देता है। मतलब 4-5 साल में तो अब ये लोग मूवी ला ही सकते हैं। सैम रैमी बनाना चाहते हैं, बेनेडिक्ट कम्बरबैच ऑलरेडी तैयार हैं, तो कर लो। अब ऐसा बोला जा रहा है कि ये मूवी बन जाती, लेकिन इसके पीछे जो डिले वगैरह हुए हैं उसका रीजन और कुछ नहीं बल्कि वही है जो मून नाइट और शैंग-ची के साथ में हुआ, मतलब मून नाइट सीजन 2 और शैंग-ची 2 के साथ में कैंग। इन मूवीज और मून नाइट के सीजन 2 की भी कहानी कैंग से बहुत ज्यादा हेवीली टाइड थी, और इस वजह से जब इन लोगों ने कैंग के साथ में पिवट किया, मतलब डूम को लेके आ गए, तो फिर ये कहानियां सॉर्ट ऑफ लॉस सी फील होने लगी, एंड इट वाज लाइक दे डोंट मेक सेंस एनीमोर। अब इनके साथ हम क्या करें। लेकिन हाँ, अगर ये लोग इस मूवी को डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच में एक ब्रिज की तरह यूज करें, जो कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे होने वाली थी, तो काफी कुछ किया जा सकता है। मतलब बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने पहले तो कहा था कि वो डूम्सडे में अपीयर नहीं होने वाले हैं, लेकिन फिर उसके बाद कहा नहीं वो अच्छा वो वाली उसमें तो मैं आ रहा हूं। मतलब उनको खुद भी क्लैरिटी नहीं थी कि आखिरकार वो इस मूवी में है या नहीं, बिकॉज उनको इस चीज को लेकर नहीं समझ में आ रहा कि उनकी मूवी का क्या हो रहा है। तो देखो, डूम्सडे में अगर डॉक्टर स्ट्रेंज अपीयर भी होते हैं तो बहुत से बहुत एक कैमियो हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, और स्पाइडरमैन के साथ भी यही मान के चलना। लेकिन इसके बाद की कहानी या फिर इसके पैरेलल जो कहानी है वो हमको डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में देखने को मिलेंगी कि आखिरकार हुआ क्या। तो जो स्पेकुलेशन है उसके हिसाब से, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि डॉक्टर साहब ने, जो कि साइंस के हेवी बिलीवर थे, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि साइंस ही सब कुछ नहीं है, और हर चीज का जवाब उन्हें साइंस से नहीं मिल सकता, उन्हें मैजिक की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद से हम लोग उनको बहुत ही एफिशिएंटली मैजिक को यूज करते हुए देख रहे हैं। इनफैक्ट इन्फिनिटी वॉर के बाद जो पूरा एंड गेम का एंड गेम निकल के आया था, इट वाज बिकॉज ऑफ हिज मैजिक। उन्होंने टाइम स्टोन से इतने सारे आउटकम्स देखे, और उसमें से एक जो उन्होंने देखा जो वो जीत सकते थे, वो उन्होंने टोनी स्टार्क को बताया, एंड दैट इज हाउ दे डिफीटेड थैनोस। तो इस मूवी में अब ऐसा स्पेकुलेटेड है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को पता चलेगा कि अब मैजिक भी सारी चीजों का जवाब नहीं है। मतलब हाँ, उन्होंने एंड गेम में यूज कर लिया और अभी तक दुनिया को बचाते आ रहे हैं, लेकिन इनकर्जन्स को मैजिक से नहीं हरा सकते, और इसी वजह से ही हैज टू गो थ्रू अदर वेज। अब वो अदर वेज क्या है उनको किसी और वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, इस वीडियो को इतना लंबा नहीं बनाते। लेकिन हाँ, मैं आपको कॉमिक बुक रेफरेंस देके बता देता हूँ कि डॉक्टर स्ट्रेंज कॉमिक बुक्स जो टाइम रन्स आउट थी उसमें बहुत भयानक एफर्ट मारते हैं। मतलब जब इनकर्जन्स आ रहे होते हैं तो बंदा लिटरली एक मार्केट में, जो कि सोल्स, डीमंस और इन लोग का ब्लैक मार्केट होता है, वहां पर जाकर अपनी सोल बेच देते हैं। मतलब अपनी सोल का एक छोटा सा पार्टी बेचते हैं, लेकिन उस चक्कर में बंदे को इतनी भयानक पावर मिलती है जिसको वो खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाता, और बाकी एवेंजर्स देखकर घबरा जाते हैं, और उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज दिखाई नहीं पड़ते। टाइम रन्स आउट बाकी एवेंजर्स पे फोकस करते हो। जब बाद में डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाया जाता है तो कहीं दूर पूरे के पूरे मल्टीवर्स से अलग कुछ ऐसे ब्लैक प्रीस्ट नाम का एक ग्रुप होता है, उसके लीडर बन जाते हैं, एंड दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल। तो वो सारी चीजें होती है। मतलब कुल मिला के दिस मूवी कैन एक्चुअली डील विद डॉक्टर स्ट्रेंज डीलिंग विद इनकर्जन्स, और फिर वो उसको हैंडल कर पाते हैं नहीं कर पाते ये सब पता चलेगा, बिकॉज अल्टीमेटली इट ऑल लीड्स टू डूम। और है, इस पे भी बात करेंगे। बढ़िया, मतलब जो इसका पूरा प्रमाइस सुनने को मिल रहा है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और डॉक्टर स्ट्रेंज की जो पूरी कहानी है वो उनको कैसे सीक्रेट वॉर्स के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है,
ये मूवी बहुत ही स्पेक्टेक्युलर तरीके से इफ डन राइट हमें सब कुछ बता दी। फिर उसके बाद एक और पोटेंशियल मूवी है जो मुझे नहीं लगता, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक की आएगी, लेकिन फिर भी सिंस इट इज आउट देयर तो मुझे लगता है कि आपको बता देना चाहिए, और वो है थॉर 5। इसका नाम हैमर फॉल्स या फिर बैटल ऑफ गॉड्स करके बोला जा रहा है, दोनों में से कुछ हो सकती है। और ये कहा जा रहा है कि पूरी मूवी जो है वो बैटल वर्ल्ड पे ही बनेगी, जहां पर हम थॉर के कई सारे मल्टीपल वेरिएंट्स को या फिर उसके पुराने कैरेक्टर्स को रिटर्न करता हुआ देखेंगे, बिकॉज दिस इज क्वाइट लिटरली अ बैटल ऑफ गॉड्स। डूम ने एक पूरा बैटल वर्ल्ड बनाया जहां पर अलग अलग एरियाज हैं, और यहां पर इसने सारे के सारे गॉड्स को एक साथ पटक दिया है जो कि उस एरिया को रूल करने के ऊपर लड़े जा रहे हैं एक दूसरे से। यहां पर हमको एरीज भी दिखा सकते हैं, हर्क्यूलिस भी दिखा सकते हैं, ज़ूस तो हम लोगों ने देख ही लिया था, उसको भी वापस लेके आ सकते हैं, या फिर इन्हीं के दूसरे वेरिएंट्स जो अभी तक हम लोगों ने एमसीयू में नहीं देखे लेकिन कॉमिक बुक्स में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हैं, वो सब आ सकते हैं। जेन फॉस्टर को वापस ला सकते हैं, बीटा रे बिल को दिखाया जा सकता है, हाइमडाल भी वापस आ सकता है, और इसके अलावा हेला को भी दिखा सकते हैं। मतलब ये वो इन्फिनिटी वॉर में जो रेड स्कल का कमबैक था, कुछ कुछ उस मूवमेंट की तरह एक्ट करेगा, बट वी ऑल नो हेला बहुत बैडास विलन थी, एंड वी वुड सबको मजा आएगा अगर वो वापस आती है तो। और फिर यहाँ पर ये थॉर और लोकी की थोड़ी बहुत केमिस्ट्री को सेटअप कर सकते हैं। ऑल्दो लाइक आई सेड मुझे बहुत ज्यादा चांसेस नहीं लगते इस मूवी के आने के, लेकिन हाँ अगर आती है तो कौन एंजॉय नहीं करेगा। बस वाइटिटी साहब इससे दूर रहे हैं, बिकॉज क्रिस हेम्सवर्थ क्वाइट लिटरली बहुत ज्यादा कैंपेनिंग कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्टर्स के पास जाकर। ही वांट दिस टू बी लास्ट थॉर मूवी एंड इट हैज टू बी अ बैंगर। वो उनको लग रहा है कि मतलब मुझे बहुत अच्छे से करना है जो कुछ भी करना है। और वो जो उन्होंने कुछ दिनों पहले एक बिल्कुल थैंक यू वाली बड़ी जज्बाती पोस्ट डाली थी, तो उसको देखकर लोग सोचने लगे अरे भाई डूम्सडे में मर जाएगा क्या थॉर। नहीं यार, थॉर अभी इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। लोकी और उसका मोमेंट होना बहुत जरूरी है, जो होगा सीक्रेट वॉर्स में जहां तक मुझे लगता है डूम्सडे के क्लाइमैक्स में, एंड इट इज गोइंग टू बी अ बैंगर इनफ टू मेक अ ग्रोन मैन क्राई। मैं बता रहा हूं मजा आ जाएगा उस सीन में, मैं सोच के गूज़बम्प्स आ जाते हैं भाई मुझे अभी से। खैर तो हाँ, थॉर ने वो इसीलिए पोस्ट डाली थी बिकॉज उनके 15 साल पूरे हो गए थे एज थॉर इन एमसीयू, तो ही वाज लाइक थैंक यू सो मच, और ये वो लोग कुछ अलग ही मतलब निकाल गए। खैर आगे बढ़ते हैं। आखिरी मूवी इस पूरे फेज की और पूरी सागा की, इट इज गोइंग टू बी सीक्रेट वॉर्स। पहले मुझे लग रहा था कि शायद ये लोग सीक्रेट वॉर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, विच आई थिंक इज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट आइडिया अगर अभी भी सोच के देखो तो, लेकिन समहाउ इस बात के चांसेस कम लगते हैं बिकॉज डूम्सडे इज गोइंग टू बी पार्ट 1 इन अ वे, और सीक्रेट वॉर्स उसका एंड, उसका पूरा क्लाइमैक्स, कंक्लूजन जो भी आप बोल सकते हो। डूम्सडे के बैटल वर्ल्ड पे सब कुछ होगा, एंड वी ऑल नो क्या होने वाला है। इसकी कॉमिक बुक्स मैंने कवर कर रखी हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर उसको और अच्छे से उस पर बात करी जाएगी। लेकिन हाँ फिलहाल के लिए मतलब इतना ही रखते हैं इस वीडियो को, और लंबा चौड़ा नहीं बनाते। मैं बस बैठा था, मुझे दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें थी, मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेता हूँ। सो लेट मी नो जो भी लगता है। मिलते हैं अगले वाले में। टाइमलाइन आ रही, थोड़े दिनों का इंतजार, बस आएगी जल्दी। बाय बाय। सब्सक्राइब।